देखो बच्चों, ये जो चैप्टर था आई मीन मोशन, काफी हद तक आइडिया लग गया होगा आपको वैसे तो, है ना। काफी हद तक तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। बट फिर भी अगर आपसे डिस्कस करना हो मोटा मोटा कि इसमें क्या क्या करना है मेरे को, तो इस पूरे चैप्टर में जो आप डिस्कस करते हो, है ना, पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें मेनली आप किन टॉपिक्स को डिस्कस करते हो। तो इसमें हमारा डिस्कशन इन इन टॉपिक्स पे होगा। हम ये कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। फिर हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड फिर हम इसी चैप्टर में आगे चल करके डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है, ठीक है। और तो सबसे पहले अगर आप डिस्कस करोगे कि पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, व्हाट इज पोजीशन। तो पोजीशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ आइडिया देंगे आप में से कोई है जिसको आइडिया है कि पोजीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन हमारी इसकी आ रही है पोजीशन की। पोजीशन की जो डेफिनेशन है, अगर हम बात करें पोजीशन को डिफाइन करें, तो इसकी डेफिनेशन क्या देते हो, इट इज द डिस्टेंस। अच्छा, मैं आपसे पहले क्लियर कर दूं कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, ये हम पोजीशन कहते हैं। रुको एक मिनट ना, मेरे ख्याल से किसी ने डाउट रेज किया है। एक मिनट में देख लूं जरा क्या है। हाँ, आयुषी बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। अच्छा, अभी रुकिएगा थोड़ा सा, जब मैं पूछूंगा तो फिर आइएगा। डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, ये आप कह रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, इस इज कॉल्ड एज इज इज पोजीशन। अब आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या चीज होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, एक तरीके से अगर हम सिंपल लैंग्वेजेस में बात करें, तो रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर। और यहाँ पर डिस्टेंस किस चीज की, डिस्टेंस ऑफ व्हाट। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। बेटर वे आई शुड से इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दो चीजों की बात होगी, एक ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी और यहाँ पर एक बात की जाएगी ऑब्जर्वर की बात की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, दैट मीन्स ये ऑब्जर्वर है। इसके पास दो आंखें हैं, जिंदा सलामत दो ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई कार है, ठीक है जी, यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक बहुत बढ़िया कार है, ठीक है, और ये पर्सन उस कार को लगातार देख रहा है, ठीक है। तो ये कार इस पर्सन से कितनी दूर है ना, ये डिस्टेंस कार, ये कार इस पर्सन से कितनी दूर है ऑब्जर्वर से। आप ये मानेंगे कि ऑब्जर्वर हमेशा के लिए यही खड़ा रहेगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वर। तो जो आपका ऑब्जर्वर है इसी को आप रेफरेंस पॉइंट कहोगे, ये रेफरेंस है। और जो कार है जिसको हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, कार इज द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है, ये जो डिस्टेंस होगी, मान लो अगर हम कह देते हैं कि ये 5 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 मीटर जो आप देखोगे ना, यही चीज कहलाएगी इसकी पोजीशन। आप कहोगे इसकी पोजीशन 5 मीटर है, ठीक है। वहीं पर मान लो, सपोज करो वहीं पर कि वहां पर क्या है, एक साइकिलिस्ट है मान लो, वहां पर एक साइकिलिस्ट भी है उसी जगह पर, और वो साइकिलिस्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में साइकिल है, साइकिल इस डायरेक्शन में चल रही है। और ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लो जिस फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर है, तो ये जो 10 मीटर डिस्टेंस होगी ये हमारे लिए कहलाएगी पोजीशन।
तो यानी कि पोजीशन जो होती है वो हमेशा ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जर्वर है। अब थोड़ा समझना, मान लो यहाँ पर एक और पर्सन है, ठीक है, समथिंग अनदर ऑब्जर्वर, अनदर पर्सन मान लो, और इस पर्सन से ये जो कार है, इस पर्सन से ये कार मान लेते हैं 7 मीटर पे है। तो अब आपसे कोई पूछे कि, इनको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं पर्सन 1 कह देता हूँ और इसको मैं पर्सन 2। तो आप बताओ, अगर कोई पूछे कि बताओ पोजीशन क्या है कार की, पोजीशन ऑफ कार अगर कोई पूछे फ्रॉम पर्सन 1 कितना है, तो क्या आंसर दोगे? और अगर कोई फिर दोबारा कोई पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार फ्रॉम पर्सन 1, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? सॉरी पर्सन 2, 1 नहीं, पर्सन 2। तो क्या आंसर दिया जाएगा इसका, क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो पोजीशन का मतलब ये है, पोजीशन मतलब ऑफ कार और फ्रॉम 1। तो 1 और कार के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 1 और कार के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर का, ठीक है, 5। हाँ, और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 और 5 के बीच में तो ये हो गया। अब 2 वाले से वो कार 7 मीटर पे है, तो आप देखोगे ये 7 है, यूनिट होना चाहिए मीटर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पर्सन 1 के राइट साइड पे कार है ना, अगर आप यहाँ पर हो तो इस पर्सन का राइट साइड है कार, और पर्सन 2 की लेफ्ट साइड है ना। या फिर अगर आप ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखो, ईस्ट वेस्ट के हिसाब से कि अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है ना, अगर इसको आप ईस्ट डायरेक्शन कह दो और इसके अपोजिट पे आप वेस्ट डायरेक्शन कह दो, ईस्ट एंड वेस्ट मान लो, तो पर्सन 1 के लिए कार ईस्ट साइड पे है और पर्सन 2 के लिए कार वेस्ट साइड पर है। तो डायरेक्शंस की वजह से क्या होता है, हम एक साइन कन्वेंशन लगाते हैं यहाँ पर। और फिजिक्स में जो डायरेक्शंस हैं, ये जो डायरेक्शंस आप देख रहे हो ईस्ट एंड वेस्ट, इन डायरेक्शंस के लिए वी ऑलवेज यूज प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस यूज करेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी डायरेक्शन के लिए प्लस यूज करना है और कौन से डायरेक्शन के लिए माइनस यूज करना है। तो मैं मेरे मन के हिसाब से मैंने ये चूज किया है कि ईस्ट डायरेक्शन प्लस होगा, और मेरा मन कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन माइनस होगा। आप इसको बदल सकते हो, आप चाहो तो ईस्ट को माइनस कर दो और वेस्ट को प्लस कर दो, कोई गलती नहीं है, दोनों चलेगा। तो अगर इसको हम बोलते हैं कि ये हम एक साइन कन्वेंशन, ये चीज कहलाती है साइन कन्वेंशन, कि हम क्या फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ये हम कहते हैं साइन कन्वेंशन है, इसको हम फॉलो करेंगे। हाँ जी आयुषी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बच्चा आयुषी, और वेदिका भी सही आंसर दे रही है। हाँ बच्चा रुके रहो, अब जरा 1 मिनट रुको रहो बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। तो अब जब आप आंसर दोगे ना, तो इस आंसर में यहाँ पर जो 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, कार फ्रॉम 1, क्योंकि देखो कार जो है वो पर्सन 1 के ईस्ट साइड पर है, तो यहाँ पर प्लस आंसर आएगा +5, और पर्सन 2 की लेफ्ट साइड पर है, तो यहाँ पर आंसर आएगा -7, +5 और -7, ठीक है। तो पोजीशन समझ में आया है आपको, है ना। रेज योर हैंड ऑप्शन दीजिएगा बच्चा, अगर डाउट होगा तो रेज योर हैंड ऑप्शन चैट पे ना लिखिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पर, तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको फिर से समझा दूं। तो यहाँ से मेरा एक पहला कंक्लूजन ये आया कि पोजीशन क्या है ये आपको मालूम चल गई। अब इसका मतलब एक हो, आगे बढ़ने से पहले आप एक कंक्लूजन पे आओ, आगे बढ़ने से पहले आप एक कंक्लूजन पॉइंट पर आ जाओ। और कंक्लूजन पॉइंट ये है कि जो पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन, ये कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि पोजीशन जो होती है वो प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा, कोई डाउट तो नहीं? अगर हैंड रेस कर दीजिए अगर डाउट हो, तो मैं स्क्रीन को अब हटाऊंगा, ये स्क्रीन रिमूव हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे हम।
तो पोजीशन मुझे लग रहा है कि आप सब समझ गए कि पोजीशन क्या होती है, ठीक है ना बच्चा? अगर कोई भी डाउट होगा तो हमको बताइएगा। इफ you have any kind of doubt, if you're not able to understand, just let me know, I will try to explain, right? SSK. And especially those who are here for the backup class, those who are here for revision class, they have already studied these concepts, they are revising their concepts. But the students who are there for first time for the backup class, they need to be more clear about the concepts. So this is about position, which is plus and minus, and the position is always relative. Position is a relative term. क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो पोजीशन है ये रिलेटिव होती है, इट इज अ रिलेटिव. सो इट इज अ रिलेटिव टू सम ऑब्जर्वर. ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ भी आप ऑफ कार की बात कर रहे हो और यहाँ पर भी ऑफ कार की बात कर रहे हो, बट यहाँ पर आंसर्स में फर्क है. क्यों? क्योंकि ये 1 के अकॉर्डिंग है और ये 2 के अकॉर्डिंग. तो रिलेटिव का मतलब पर्सपेक्टिव भी कह सकते हो कि मेरे पर्सपेक्टिव में ये आंसर आएगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव में ये आंसर आएगा, ठीक है? जिसको नजरिया बोलते हैं कि मेरे नजरिए से ये होगा और उसके नजरिए से ये आंसर आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब इसके बाद पोजीशन समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यार. देखिए, तो अब अगला पॉइंट देखना. यार रुको भाई, कुछ गड़बड़ हो गया है ना? यार रुको भाई, एक सेकेंड जरा. हाँ ये देखो, तो अब ये हो गया कि मान लिया जाए कि ऐसे करके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन. अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन है. अब हम पर्सन को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ओ लिखेंगे. पॉइंट ओ का मतलब हो गया रेफरेंस, और पर्सन का मतलब हो गया आपके लिए कि ये सारी चीजों को खड़ा होकर देख रहा है, ऑब्जर्वर है, ठीक है? अब हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है. मैं बार बार ऑब्जेक्ट को कार के फॉर्म में लूंगा, बिकॉज मुझे बड़ा पसंद है कार. तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ये कोई टाइम है, ठीक है ना? यहाँ पर कोई टाइम की एक वैल्यू हो रही है, टाइम, उसको मैं t1 लिख देता हूँ. और मान ले कि ये इस पर्सन से ये कार x1 डिस्टेंस पे है, x1. फिर टाइम की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है? और ये कार राइट साइड चल रही है, ये इस तरफ चल रही है. तो टाइम की वैल्यू चेंज हो गई. थोड़ी देर बाद ये कार आगे आ चुकी है, थोड़ी देर बाद ये जो कार है वो आगे है, और थोड़ी देर बाद ये कार जो है मान लेते हैं, है ना, कार चेंज हो गई, कोई बात नहीं. और अब ये कार इस पर्सन से x2 डिस्टेंस पे है. ये डिस्टेंस हमारा x2 हो गया, ठीक है? अब टाइम हमारा चेंज हो गया, अब टाइम हमारा हो गया t2. पहले t1 टाइम था, अब t2 हो गया, ठीक है? तो आप ये बताओ कि t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में अगर कोई यहाँ पर ये पूछे कि फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, है ना, कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर ये पूछा रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन है मान लो मेरे पास, कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को समझ लो आप.
डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पोजीशन को डिफाइन किया था, अब उसके चेंज को, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है आपको एक सब्ट्रैक्शन करना है फाइनल पोजीशन में से, और उसमें से माइनस करना होगा इनिशियल पोजीशन में से। सब्ट्रैक्शन फाइनल माइनस इनिशियल, ये करोगे तो पोजीशन क्या है यहाँ पर, ये जो x1 है यही चीज आपकी इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि पहले हम यहाँ पर हैं तो इसको IP लिख रहे हैं। IP मतलब इनिशियल पोजीशन, x2 क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इसका डिफरेंस यानी कि ये जो टर्म होगा, ये टर्म, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो एक्चुअल में x2 माइनस x1 होगा, इसी क्वांटिटी को आप कह रहे हो कि ये इस कार का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विल बी x2 माइनस x1। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकता है? कैन डिस्प्लेसमेंट बी प्लस, माइनस और जीरो, ये तीनों चीजें हैं, इसमें से क्या हो सकता है? क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये प्लस हो सकता है, क्या ये माइनस हो सकता है, या फिर सब कुछ हो सकता है इसमें? ये बताना है आपको, बताओ। अभ्युदय, यस सर, ऑल ऑफ देम। वसुंधरा, ऑल ऑफ देम, सब कुछ। आयुषी गुप्ता ने x2 माइनस x1 दिया है आंसर। वैदिका गुप्ता, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, सभी लोग, वेरी गुड। तो इसका आंसर है ये सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। कार्तिक, शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? ऑल आर पॉसिबल। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस, बट एक ध्यान रखना यार, मैं आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जो ये प्लस माइनस आप पढ़ोगे ना, जो भी आपका ये प्लस माइनस है, इसका ध्यान रखना, प्लस या माइनस, फिजिक्स में जब भी आप प्लस माइनस पाओ, ये ध्यान देना, दे आर जस्ट, जो साइन होता है मतलब प्लस माइनस, साइंस आर डायरेक्शन इंडिकेटर्स, ये डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं, इनका कोई और मतलब नहीं है। तो अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा तो इसका क्या मतलब है कि वो एक डायरेक्शन बताएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा तो वो एक डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि मान लें अगर आप ये कहते हो कि ये साइड प्लस है और ये साइड माइनस है, और उसके बाद कहते हो कि यार जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम कैपिटल एस लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एस, अगर ये +5 मीटर है तो इसका मतलब राइट साइड +5 आएगा, तो इसका मतलब 5 मीटर राइट साइड जाना है। +5, अगर हमने ये साइन कन्वेंशन माना है तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मतलब राइट साइड जाना है। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमको 5 मीटर राइट साइड चलना होगा, ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट का। कहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -5 मीटर आ रही है तो इसका मतलब आप एक पॉइंट से स्टार्ट लोगे, लेकिन माइनस में आने की वजह से आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो आप 5 मीटर इधर आ जाओ। सिर्फ इतना मतलब है, डायरेक्शन एक राइट हो जाएगा और एक लेफ्ट, और कोई मतलब नहीं है इसका। अब इसके बाद एक टर्म डिफाइन करोगे यहीं पर, यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन करेंगे यार, कि जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर एक और टर्म है, वो ये कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये क्वांटिटी एक डेफिनेशन कहती है, और इस डेफिनेशन को हम कहते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी। हाँ सही बच्चा, टाइम, इसको ध्यान रखना है, ये एवरेज वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अभी के लिए जो वेलोसिटी है वो एवरेज है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v एवरेज विल बी, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, x फाइनल यानी कि फाइनल पोजीशन, x इनिशियल यानी कि इनिशियल पोजीशन,
और यहाँ पर टाइम डेल्टा टी। अब ये जरूर देखो, यहाँ पर x जो है वो सिंबल है, खाली जो x है वो पोजीशन बताएगा आपको। तो जरूरी नहीं कि उसको x लिखो, आप y भी लिख सकते हो, उसको z भी लिख सकते हो, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो। xf का मतलब फाइनल पोजीशन और xi का मतलब इनिशियल पोजीशन। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, ठीक है यार, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आप इसको समझ जाना। मैं एक एग्जांपल यहाँ देने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा जो मेरा एग्जांपल होगा। तो उस एग्जांपल के थ्रू आप मेरे ख्याल से कनेक्ट कर जाओगे क्या है। देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जांपल पुट कर दें इसी जगह पे, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि जो पोजीशन है उसको हम सिंबल x मानेंगे, वेरीज विथ टाइम एज x इक्वल टू, वेरीज विथ टाइम एज x इक्वल टू, सपोज करो इसकी एक इक्वेशन है 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, और कहा जाए कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे लाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। वेट कर रहा हूं, आप में से अगर किसी का आंसर आ रहा है तो बताना। अच्छा, कार्तिक का आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ। एक और आंसर आ गया, किसी और का आंसर भी आया है। देखो आंसर पहले चेक करने दो मुझे। आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया। अभ्युदय का आंसर 4 आ रहा है, कार्तिक का आंसर 2 आ रहा है, अभ्युदय का आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, ये सब आपको ना क्लास 11th में बहुत हेल्प करेगा, क्लास 11th की फाउंडेशन है ये सब। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखो आप ये बताओ, जब 1 सेकेंड होगा तो उस समय x की क्या वैल्यू होगी, और फिर 3 सेकेंड पर x की क्या वैल्यू है। मुझे सिर्फ ये बताओ 3 सेकेंड पर x की क्या वैल्यू है, और जब 1 सेकेंड है तब x कितना है। मतलब ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में अगर तुम t की जगह 1 करो, t इक्वल टू 1, तो t को 1 पुट करोगे तो x इक्वल टू 4 आएगा। और फिर इसी इक्वेशन में जब t को 3 रखोगे, t इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 9 इंटू 4 36 हो गया। तो देखो जो पहला वाला टाइम है ना 1 सेकेंड, उस पर आपकी पोजीशन 4 है, तो ये हमारा x इनिशियल कहलाएगा, पहले वाला। और जो बाद वाला टाइम है वहां पर आपकी जो वैल्यू है वो x फाइनल है। अब आप इस रिलेशन को देखो, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x फाइनल 36 हो गया, x इनिशियल 4 हो गया। तो जब आप यहाँ पर रखोगे तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, 36 और इनिशियल की जगह 4 कर दो, तो न्यूमरेटर विल बी 36 माइनस 4, और डिनोमिनेटर क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में टाइम है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो 1 से 3 सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड हो गए ना। तो अब इसका आंसर ये आएगा 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देख लो क्या आंसर आएगा। हाँ जी, वेदिका 16 आ रहा, अभ्युदय जी, आयुषी गुप्ता 16, वेदिका का आंसर अभी भी 2 आ रहा है क्या, आयुषी गुप्ता 12। आयुषी गुप्ता, वेदिका आंसर देखो। अच्छा, वेदिका डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 आ रही है, ओके ओके। अविरल पाल भी 16 कह रहे हैं आंसर। अब तो आंसर क्लियर है ना। शाबाश। तो ये इस तरीके से मतलब है इसका, थोड़ा सा आपका लेवल जो है मैंने स्लाइटली बढ़ा दिया है। आई मीन क्लास 11, हालांकि क्लास 11th नहीं कह सकते इसको, क्लास 9th ही कहना पड़ेगा मुझे। तो 16 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा यहाँ पर, इसका आंसर आंसर आप कह सकते हो कि आंसर इज 16 मीटर पर सेकंड। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी ये हमने सीख लिया है कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं यार। अब नेक्स्ट पेज पे देखना। मान लें, फिर से ध्यान सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मान लें ऐसे करके ये कोई एक रोड है, आप इस तरीके से एक रोड मान लो, ठीक है ना, ऐसे करके एक हाईवे है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस हाईवे पे अपनी कार लेके जा रहे हो, बढ़िया बिल्कुल मस्त नई नई कार, ब्रांड न्यू कार। ठीक है, तो आप अपनी कार लेकर के यहाँ पर आए, और आप उसके अंदर आप बैठे हो। ठीक है, हाँ कार्तिक, फरारी, ब्रांड न्यू फरारी लेकर के आया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर वाली। अब आप इसको इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हो, और आप इसको ड्राइव करते हो एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ी देर बाद आप आगे आ गए, है ना, थोड़ी देर बाद और आगे आ गए। थोड़ी सी कार की डिजाइन चेंज होती रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप जब इसके आगे आ गए तो फिर से आप उसी स्पीड पे चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर पे। फिर थोड़े से आगे आ गए, और इस तरीके से आपने एक प्लेज ले रखा है, और आपका एक प्लेज ये है कि आपकी कार हमेशा 80 पे चलेगी। तो अभी भी आप 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हो, जब आपकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो। तो इस टाइप की कैटेगरी को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए यूनिफॉर्म मोशन वर्ड आएगा इसमें, कि मोशन इज यूनिफॉर्म, वी आर मूविंग यूनिफॉर्मली, वी आर नॉट चेंजिंग आवर स्पीड, वी आर नॉट चेंजिंग आवर डायरेक्शन। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है आपको, कि जिसके अंदर स्पीड। अच्छा देखो, मैं एक और पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि यूनिफॉर्म मोशन को आप गलत मत समझिएगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में आप गलत मत समझना उसको, वो बेचारा सही है। देखो, मान लो अगर आपके पास कोई ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे करके एक रोड है, ठीक है, ये भी एक रोड है, और अब आप इस रोड के ऊपर आए, इस रोड पे आए, सर्कुलर पाथ वाली रोड पे आए। ठीक है, तो आपकी कार अब इस तरफ है, आप ऐसे चल रहे हो, और आप ऐसे करके टर्न कर रहे हो, आप कार करके टर्न कर गए, यानी अब आपकी कार इधर आ गई। ठीक है जी, अब आप इस तरफ जा रहे हो, पहले आप इस तरफ आ रहे थे। तो मान लो यहाँ पर आप 80 किलोमीटर पर आवर पे आए थे, अब आप इस तरफ जा रहे हो, और ये भी 80 किलोमीटर पर आवर है। इवन बीच में भी आपकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा? आंसर बताइएगा, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन मान ले इसको? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट स्पीड पे तो हो, बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है ना, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो गया है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, जिस वजह से आप क्या बोलोगे कि क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब ये दोनों मिला करके आपसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई पूछे कि आप यूनिफॉर्म मोशन किस चीज को बोलोगे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये को ये होना चाहिए कि आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे, प्लस आप परमानेंटली एक फिक्स डायरेक्शन में चलो, सेम मतलब फिक्स डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तब तो आप कहोगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है।
और ऐसे केसेस में जहां पर भी आप यूनिफॉर्म मोशन में आते हो, तो यहां पर फिजिक्स कहती है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन। अभी आप रिसेंट टॉपिक्स जो पढ़ रहे थे वो यही पढ़ रहे थे कि इन केसेस में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, याद करिए। और इनमें इन्हीं में मैं आपसे कह रहा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए। और याद करो, तो इन्हीं एक्सेलरेशंस की वैल्यूज को आप लिखते थे v² डिवाइडेड बाय r, जिसको हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी का जो मेरा पॉइंट है ना, अभी जो आप पढ़ोगे, अभी करेंटली आप ये पढ़ोगे, करंट टॉपिक आपका ये होगा, बट यस फ्यूचर में हम इसको भी पढ़ेंगे। इनफैक्ट पढ़ चुके हैं, फ्यूचर टॉपिक है ये। बट अभी के लिए आपका टॉपिक ये है कि आपकी स्पीड और आपका डायरेक्शन दोनों पार्ट्स चेंज नहीं करने चाहिए, दोनों चीजें कांस्टेंट है हमारी। आगे बात समझ में आ गई आपको यहां तक बच्चा? अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो मान लेते हैं फिर से एक बार कि फिर से आपकी वही बिल्कुल मस्त रोड आ गई आपकी। ठीक है, लेकिन ये जो रोड है, मान लो, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि आपका घर है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका खूबसूरत सा घर है। तो आप अपने घर के अंदर से निकले, बाहर आए, अपनी बाइक पर बैठे। ठीक है, आपने अपनी बाइक स्टार्ट की और आप अपनी बाइक पर v1 वेलोसिटी से चले। यानी v1 का मतलब हो गया, मान लो 20 मीटर पर सेकंड, सपोज करो आप चले और आप चलते चले जा रहे हो मस्त। आप 20 मीटर पर सेकंड से अभी भी चल रहे हो। फिर क्या हुआ, बीच में कहीं पर जाकर के यहाँ पर इसके आगे थोड़ी सी बैड कंडीशंस हैं, रोड खराब है, बैड कंडीशन ऑफ रोड है। और इसके पहले तक आपकी अच्छी कंडीशन थी, रोड अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पर गुड कंडीशन थी ऑफ रोड और आगे बैड कंडीशन है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ गई। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, जैसे ही ये खराब रोड आई, आपको क्या करना पड़ा, आपको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ गई। तो अब आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। और आपने क्या किया, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, और 10 मीटर पर सेकंड से चले, और मान लो आपको यहां पर कहीं पर एक शॉप है, उस तक जाना था, आपको दुकान तक जाना था। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, मान लो ये डिस्टेंस अगर आप S1 कहते हो, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये S2 है। और आपसे कहा जा रहा है कि जो S1 है वो S2 का डबल है, 2 टाइम्स ऑफ S2 है, ये दिया जा रहा है। तो आप ये बताओ कि आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, एवरेज स्पीड क्या रही, ये क्वेश्चन है मेरा, कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है कि इस केस में हमारी एवरेज स्पीड क्या हुई, क्योंकि मैंने पूरी जर्नी एक जैसी नहीं की है। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो अब देखिएगा आप, फिजिक्स में सबसे पहले क्वेश्चंस करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आप पहले तो ये पता लगाओ कि एवरेज स्पीड निकालोगे कैसे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये है, टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर करी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर मान लो, अगर आप एक फिक्स स्पीड पे चल रहे हो, अगर आपकी एक स्पीड है, मान लो आपकी एक स्पीड v है, और आप उस स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करो, मान लो s डिस्टेंस, तो आप सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
तो यही फॉर्मूला लगाएं अगर, तो कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। ये टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, अगर ये टाइम T1 मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे T1 टाइम लगा, और फिर उसके आगे का जो टाइम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं कि ये जो टाइम लगा मेरे को, ये T2 हुआ। एक टाइम T1 और एक टाइम T2। तो T1 कैसे निकालेंगे? तो टाइम T1 निकालने के लिए आप डिस्टेंस रखोगे S1 और डिवाइडेड बाय स्पीड है 20, और टाइम T2 निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस है S2 और डिवाइडेड बाय स्पीड है 10। अब आप इस फॉर्मूले को लगाओ, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ देखो, अब देखो मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, न्यूमरेटर में